सीमा को घर छोड़कर पापा के यहाँ आए 15 दिन हो गए, पर ना जाने क्यों इस बार ये 15 दिन युगों की तरह कटे। ना माँ से बात करना अच्छा लगता, ना पापा का सामना करना। एक अपराध बोध सा हमेशा बना रहता, जैसे उसने अपनी लापरवाही से उनकी किसी बहुमूल्य वस्तु को खो दिया था। पूरी तत्परता से माँ और पापा उसका ख्याल रख रहे हैं, जिसके पीछे झांकती हुई उनकी संशय की चिंताएं उसे स्पष्ट दिखाई देती है। उन्हें डर है कहीं वह डिप्रेशन में कुछ कर ना ले। कैसा दुर्भाग्य है यह। माँ पापा को इस उम्र में उसकी तरफ से चिंता मुक्त होना चाहिए। ब्याहता बेटी अपने घर संसार में सुखी रहे, यही तो वे चाहते थे, पर उन्हें चिंता है उसके भविष्य की। अब क्या होगा। एक तीखा सा खेद मन में जागा, अपने आप को कोसा भी। क्यों विवेक के प्यार में उलझी। इससे अच्छा शायद यही रिश्ता रहता जो बड़ी चाची के मायके से आया था। पर अब तो विवेक ही दुनिया जहान में सबसे अच्छा, सबसे निराला लगता था। एकदम विश्वास पात्र, और उसी अंधे प्यार और विश्वास के कारण उसे सहर्ष जिंदगी सौंपी थी, पूरी आस्था और विश्वास के साथ। चाची थोड़ी नाराज भी रही थी, पर उसे तो विश्वास था प्रेम विवाह ही सफल रहेगा। बड़े बड़े दाव के साथ वह अपने निर्णय पर अटल थी, पर रेत के महल साबित हुए उसके दावे। उसी ने यूं तोड़ा विश्वास। शुरू के कुछ दिन तो उसके भीतर विवेक के प्रति एक अंध क्रोध था, जो सिर्फ विवेक के अलावा कुछ और देख ही ना पा रहा था। उसे अपनी नहीं, माँ और पापा की चिंता होने लगी। उनके बुढ़ापे को यूं बिगाड़ देना ठीक नहीं है। वह सोचने लगी कि उसे स्वयं को संभालना होगा। एक तेज प्रवाह की तरह विवेक उसके जीवन में आकर चला गया। एक ज्वार भाटा ही तो था उसका आना और जाना। वह उठ खड़ी होती है एक नए निर्णय के साथ। एक ठोस निर्णय उसके अंदर के ज्वालामुखी को शांत कर देता था। वह माँ के सामने जाकर विश्वास के साथ कहती है, माँ, मैं कल जाना चाहती हूँ। कहाँ? माँ चौंक उठी। अपने घर। वह कहती है, हाँ माँ, वहीं, वापस अपने उसी घर में। क्यों? यहाँ तकलीफ है क्या? माँ थोड़ा गुस्से से बोलती है। हाँ माँ, यहाँ रहते मुझे लगता है मैं छोड़ी हुई औरत हूँ। यह एहसास मुझे डंक मारता है। वह घर मैंने नहीं छोड़ा है माँ, वह मेरा घर है। मैं वहीं रहकर आगे पढ़ाई करूँगी और कुछ नया काम शुरू करूँगी। मुझे आपका और पापा का आशीर्वाद चाहिए। पिछले 5 सालों से वहाँ रहते रहते वहाँ की आदत सी हो गई है। अब सबके बगैर यहाँ सब अटपटा सा, अजनबी सा माहौल क्यों लगता है। इस घर में तो मैंने उम्र के 20 बसंत देखे थे, पर वह घर मेरे सपनों से जुड़ा था, मेरा अपना घर। क्या वहाँ विवेक के बगैर रह पाओगी? माँ का सहज सा प्रश्न था। हाँ जरूर, रहकर बताना चाहती हूँ, और फिर वह घर हमारा है। उसके एक एक तिनके को मैंने ही तो संजोया था। क्या हक है उस पर विवेक का? वह माँ पर ही भड़क उठी थी। अच्छा, तेरे पापा से बात करूँगी। हाँ माँ, पर कुछ दिन के लिए तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। वह घर हमारा है, उसे मैं यूं ही बनाए रखूँगी, चाहे वह मेरे लिए यादों का कब्रिस्तान ही क्यों ना बन जाए। विवेक को जीवन में एक रास्ता पसंद नहीं थी, वह बदलाव चाहता था। अब मैं ऐसे बदलाव लाना चाहती हूँ कि वह देखता रह जाए। माँ और पापा के साथ वह फिर लौट आई थी अपने उसी घरौंदे में, जहाँ अब केवल गृहस्थी का सामान था। एक बिखरे रिश्ते का वर्तमान अपने सुखद दाम्पत्य की यादों के अतीत के साथ मौजूद था। घर में सब कुछ वैसे ही मौजूद था, पहले की तरह अपने पूरे वजूद के साथ नहीं था, तो केवल उसका अपना वजूद। विवेक के साथ वह भूल गई थी कि वह एक अलग व्यक्तित्व है। उसने ढाल लिया था स्वयं को विवेक के वजूद में। सीमा शायद सोचना ही भूल गई थी अपने बारे में। नहीं नहीं, वो जो सोचती थी, जो करती थी, उसके केंद्र में ही विवेक होता था। क्या बनाना है, क्या सजाना है, क्या पहनना है, सब कुछ विवेक की पसंद के अनुसार करने लगी थी।
वह कहीं थी ही नहीं जैसे। क्यों इतना निर्भर हो गई थी उस एक शख्स पर। विवेक की पसंद नापसंद इतनी हावी थी उस पर कि लगा कि वह खोल के अंदर जी रही थी, अब तक अंडे के अंदर पनपे उस चूजे की तरह, जो समझता है बस इतना सा ही है संसार। पर आज अब अचानक उस खोल के टूट जाने पर वह आश्चर्यचकित है। घर में लौटने वाले वे क्षण बड़े कठिन थे। दरवाजे पर टंगी नेम प्लेट पहला साक्षात्कार एक मीठी सी कसक की तरह लगा, पर जाने कहाँ से एक हिम्मत, एक शक्ति आ गई थी और उसने हाथ बढ़ाकर विवेक शब्द उखाड़ दिया। अब वहाँ केवल सीमा नाम था। उसने प्रवेश किया देहरी के अंदर और शुरू किया अपने बिखरे वजूद को समेटने का काम। रात भर सोचती रही, सो नहीं पाई थी। साथ वाली खाली जगह जीवन में आई रिक्तता का एहसास कराती रही। रात भर अपने आप से बुदबुदाती रही, तुम पागल हो सीमा, एकदम पागल। पर मैं पागल भी कहाँ हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं पागल हो जाती। तब कोई जिम्मेदारी, कोई लोकलाज नहीं, चीखो चिल्लाओ कोई डर नहीं। पर पागल होने जैसी भाग्यवान मैं कहाँ। वह तो चीख कर चिल्लाकर अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती। माँ या बाबूजी को सुनकर कुछ हो गया तो। जीवन में विवेक के साथ ब्याह के निर्णय के बाद शायद ही कोई निर्णय उसने लिया हो। विवेक अक्सर मजाक में ही कह देता था, तुम कभी अपने लिए निर्णय नहीं लेती, कब तक यूं ही मेरे निर्णय में हाँ करती रहोगी। तुम्हें क्या तकलीफ होती है। नहीं, मैं तुम्हें अपनी छाया बनाकर रखना नहीं चाहता। मैं डरता हूँ सीमा। छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए। नहीं, तुम अपने को मुझसे अलग पहचानो, महसूस करो, क्योंकि ज़िंदगी में केवल अपना वजूद काम आता है, समझी। यादों के ऐसे कितने ही टुकड़े हैं जो रात दिन याद आते हैं, पर यादें कितनी पीड़ा देती हैं। हाँ, कानों में गूंजती है विवेक की वह चुनौती। वह जुट जाना चाहती है अपने उस वजूद के लिए जिसे वह अब विवेक के साथ होने पर पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर छोड़ आई थी। वह समझती थी ब्याह के बाद जो कुछ है वो पति के लिए ही है। पति प्रेम एक ऐसी जादू की छड़ी है जो जीवन में दुख दर्द आने ही नहीं देती। पर वह गलत थी। मात्र कुछ वर्षों में वह स्वयं को भूल गई थी। सिर्फ एक समर्पिता थी जो अपना अस्तित्व तलाशती थी, कभी पति की बाहों में, कभी पति के चरणों में और कभी पति के घर में। उसका समर्पण इतना व्यर्थ निकला कि विवेक उस एक रास्ता से कब बोर हो गया, उब गया उससे, उसे पता ही नहीं लग पाया। जब पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ समय से उसे लग जरूर रहा था कि वह परेशान है, खोया खोया रहता है, कभी लंबे समय तक हाथ पकड़े बैठा रहता है, जैसे डर रहा हो कि कहीं उसके हाथ छूट ना जाए। हो सकता है हमारा प्यार उसके अंदर चल रहे द्वंद्व में उसे डराता हो, या फिर वह छोड़ देने से पहले की पकड़ थी। जाने कैसा ठंडापन था उन दिनों के स्पर्श में। तब वह समझी विवेक परेशान होगा किसी बिजनेस प्रॉब्लम में। उसके चेहरे से लगता था कि वह घुटन महसूस कर रहा है, कहीं उलझा हुआ है। कभी वह समझती वह कहीं दूर है, बहुत दूर, उससे हजारों मील दूर। बस केवल वह शरीर से उसके साथ है और उसका अपने पास होने का भ्रम पालती रही। कभी कभी विवेक प्रगाढ़ अंतर्गंता में डूबता उतरता रहता, पर अब लगता है वह भुलावा था या छलावा। वह कहती, आपको आजकल क्या हो गया है, इतने चुप, इतने खोए खोए क्यों रहते हैं। कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगा। वह ज़्यादा परेशान भी नहीं करती। विवेक कुछ मूडी है, बात का सीधा जवाब कभी नहीं देता। फिर लंबा चौड़ा कारोबार, हजारों उलझनें हो सकती हैं। पर पिछले एक साल से विवेक अक्सर दिल्ली से टूर पर रहता। अब तक हर दौरे पर एक बार तो उसे भी ले जाता रहा था, पर पिछले एक साल से दिल्ली के टूर पर उसे चलने को नहीं कहा था। इस बार जाते वक्त वादा किया था विवेक ने, शादी की वर्षगांठ पर वह उसे दिल्ली ले जाएगा और एक खूबसूरत तोहफा भी देगा।
सीमा उसी वादे पर अटकी इंतज़ार कर रही थी। 2 माह का अकेलापन था। इतना लंबा टूर विवेक ने पहले कभी नहीं किया था। वह कोशिश करती खुद को व्यस्त रखने की। कभी शॉपिंग करती, फिल्में देखती, कभी सेल में जाती, किचन का नया सेट, बेड कवर, पर्दे, पौधे बदलती रहती। यूँ भी विवेक को बदलाव चाहिए। उसे घर की सजावट में चेंज पसंद है। वह अक्सर कहता, बदलती रहा करो ये चादर, ये कवर, ये पर्दे। मैं बोर हो जाता हूँ एक सी व्यवस्था से। पर विवेक, तुमने इस हद तक बदलाव पसंद किया, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती। तुमने तो मुझे भी बदल डाला। शायद तुम मेरे अस्तित्व को पलंग पर बिछी चादर की तरह समझ बैठे। मैं कोई तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखा फूलदान नहीं थी। उस दिन शाम को मिसेज मेहरा के घर पार्टी थी, गृह प्रवेश की। न चाहते हुए भी सीमा को अकेले ही जाना था। वहीं मुलाकात हो गई मेहरा की दिल्ली वाली बुआ जी से। अरे बुआ जी आप, वह चहक उठी थी। वे उसे अच्छी लगती हैं, पहले कई बार मिल चुकी थी। हाँ सीमा, कैसी हो? एकदम ठीक, वह बोल गई। दिल्ली आने वाली हूँ, उसने उत्साह से कहा। विवेक तो वहीं है आजकल। कुछ रुककर सीमा ने फिर कहा, क्या अक्सर वहीं रहने लगा है? पूछते हुए उनका चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जिसमें व्यंग भी था, दया भी। सीमा, तुमसे बात करनी है, चलो ऊपर बालकनी में बैठते हैं, वे सहज होते हुए बोली। हाँ हाँ चलिए। सीमा आगे चलने लगी। वे बात का सूत्र जमाते हुए बोली, दुबली लग रही हो। नहीं तो सारा दिन खाती रहती हूँ, अकेली जो हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम विरोध क्यों नहीं करती? वे कहने लगी। किस बात का? विवेक के दिल्ली जाने का। तुम रोकती क्यों नहीं उसे? दिल्ली जाने से क्यों रोकूं भला? तुम्हें नहीं मालूम अकेली क्यों रहती हो? यही समझाना चाहती हूँ, पर तुमसे कैसे कहूँ? सोचती हूँ कि तुम मुझे बुआ कहती हो, इस नाते तुम मेरी बच्ची जैसी हो, तो मेरा फर्ज बनता है। वे चुप हो गईं। सीमा विस्मय भरे नेत्रों से उन्हें देखती रही। सीमा जी, क्या तुम सचमुच नहीं जानती? उसने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? बेटी, विवेक दिल्ली बिजनेस के काम से कम और कुछ दूसरे ही कारण से ज़्यादा जाता है। विवेक के साथ एक लड़की रहती है। मैंने समझा तुम्हें पता होगा। नहीं तो? सीमा ने कहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विवेक मुझसे प्यार करता है, वो मेरे बगैर जी भी नहीं सकता। हमने अपने आंखों से देखा है। वे सामने वाले सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं। शायद वहाँ के लोग उन्हें पति पत्नी ही समझते हैं। वह असहज थी उस वक्त। मन में थी लावा उगलती एक खींच। वह बुदबुदाने लगी थी। बुआ, क्यों मेरे सुख चैन को यूं छिन्न भिन्न करना चाहती हो? न ही बताती तो अच्छा था। नेत्रों से किसी के सामने सरलता से खुलती बिलकती नहीं थी वह। शायद ये खुल पाना उसके स्वभाव में ही नहीं था। वह अपनी पनीली आंखों को झुकाती भी नहीं, क्योंकि पानी टपक गया तो कमज़ोर पड़ जाएगी। तुम जानती होगी, हम तो यही समझे थे। नहीं, बुआ ने फिर उसका हाथ पकड़ा था। वे कोमल स्वर में उसे सांत्वना दे रही थी। मुझे क्षमा करना सीमा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे पत्नी व्रत को चोट पहुंचाई। तुम एक अश्य विश्वास के सहारे खड़ी थी, जिसे मैंने जाने अनजाने तोड़ दिया। और वे चली गई। मन में डर की नींव शायद उसी शाम पड़ी थी। रात का भयावह अंधेरा उसके मन में भी भरा था। उस रात विवेक के बदलाव की हद जानने के बाद उसका मन चकनाचूर हो गया था। क्यों, मैं भी बदल दी गई, कैलेंडर के पन्ने की तरह। अगले दिन सुबह सुबह ही विवेक ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाज़ा खोला, अनमने से भाव के साथ। क्यों, तबीयत खराब है क्या? वह चुप रही। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? चाय पियोगे? हाँ। चाय का प्याला देते वक्त उसने महसूस किया था कि विवेक फिर उलझन में है। क्या बात है? मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तो देखना ही छोड़ दो, वह आवेश में बोल गई।
विवेक बगैर हिले डुले अपनी जगह बैठा रहा था। कल दिल्ली वाली बुआ जी मिली थी। तुम्हारे फ्लैट के सामने वाली सोसाइटी के फ्लैट में ही रहती हैं। ओह, तो यह बात है। उसके होंठ थरथराने लगे थे और आंखें आंसुओं से लड़ रही थी। तुमने कभी कुछ बताया क्यों नहीं विवेक? क्या यही कि दिल्ली में तुम्हारे समर्पित व्यवहार से एक ताकत, एक शक्ति है जो मुझे रोक देती थी। कहते कहते अपने बिखर पड़ने के क्षण को वह समेट लेती है। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। तुम्हें बताने और समझाने के एक कठिन द्वंद्व से मैं बच गया। फिर क्या? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वह चुप रही। तुम चाहो तो ये घर, ये सामान सब तुम्हारे पास ही रहेगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जितना रुपया चाहोगी तुम्हें मिलता रहेगा। मुझे समझने की कोशिश करो सीमा। विवेक, यह दान कर रहे हो? नहीं तो फिर? मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। विवेक, तुम भूल गए, यह घर, यह तो पहले से मेरा है, मेरे पापा का दिया हुआ, और जो रुपया है उसका मूल भी मेरा ही था। मेरे ख्याल से तुम तो तब भी खाली हाथ थे और अब भी। विवेक की आंखें भी छलछलाती हुई लबालब हो रही थी। उसने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वह हट गई थी। अब इस स्पर्श में कुछ नहीं है, सब कुछ बदल गया था। अब उनके रिश्ते बदल गए थे, जिनका कोई दूसरा नाम नहीं था। नए सिरे से उन्हें लिखनी होगी जीवन के रिश्तों की इबारतें। क्यों हुआ ऐसा? एकदम पसंद की मिठास को पीते पीते कोई बेहद फीका सा स्वाद हमारे बीच आ गया था। शाम होते होते विवेक चला गया था, बगैर बताए, फ़ोन के पास एक पत्र छोड़कर, जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना सीमा, मैं जा रहा हूँ। शायद लौट कर ना आऊँ। ना ही आऊँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उठते प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, मैं नहीं जानता। पत्र तय करते वक्त वो बोल गई थी, तुम जरूर आओगे विवेक, एक दिन जरूर, पर अब बदलाव मेरे होंगे, मेरे अपने। 10 साल बाद एक दिन फिर विवेक उसके सामने खड़ा था। 10 सालों का यह अंतराल कैसे कटा, यह बताना अब जरूरी नहीं रहा। हाँ, वह जिंदा रही, उसने आत्महत्या नहीं की, पर बदलाव की हद उसने भी पार कर ली थी। आज वह उस शहर में जज के पद पर प्रमोशन के साथ पदस्थ थी। जी हाँ, उसी शहर में। कभी अपने लिए सही निर्णय न कर पाने वाली सीमा उसी कुर्सी पर है जहाँ दूसरों के लिए भी निर्णय देने होते हैं। ऐसे निर्णय जो जीवन के मायने बदल सकते हैं। एक दिन कोर्ट पहुंची तो आंखें विस्मय से फटी रह गई। सामने 40 साल की उम्र में ही 60 साल के प्रौढ़ की तरह विवेक खड़ा था। फाइल सामने थी। मिसेस गरिमा मिश्रा अपने पति विवेक से तलाक चाहती है। केस में आरोप था, विवेक बच्चे को जन्म देने में असक्षम है और गरिमा मां बनना चाहती है। विवेक आश्चर्यचकित थे। उसे देखकर उनकी आंखें प्रश्नोत्सुक थी। शायद खुद भी थी वह उसे सामने देखकर। बदलाव चाहने वाले विवेक शायद बदलाव के क्रम में उसे फिर पसंद कर रहे हो। आज उसे निर्णय देना था, पर विवेक तो उसके मन के कटघरे से बहुत पहले ही मुक्त हो गया था। आज वह एक पत्नी के नहीं, एक जज के कटघरे में खड़े थे और निर्णय करने वाली थी सीमा, जिसे विवेक निर्णय लेने में कमज़ोर कहता था। गरिमा मिश्रा भी सामने थी, सांवली दुबली सी लड़की, जिसने उसके जीवन में यह बदलाव ला दिया था। उसके अपराधी तो शायद दोनों ही थे। एक तेजस्वी एकाग्रता लाते हुए उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया, पर गरिमा के वकील के न आने पर केस मुलतवी हो गया। विवेक और गरिमा चले गए। वह शाम के 5 बजे तक अनमनी सी कोर्ट में ही बैठी रही। शाम को जाने के लिए बाहर निकली तो विवेक सामने खड़े थे। सीमा, कैसी हो? अच्छी हूँ। सीमा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं। विवेक, मुझे तो तब भी पता था। तुम्हें याद है, माँ के कहने पर हमने एक बार मेडिकल चेकअप करवाया था। हाँ, पर रिपोर्ट यही थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था।
यह सोचकर कि तुम सच स्वीकार नहीं कर पाओगे। वह बोलते बोलते रुआसी हो गई। हाँ, और मैंने तुम्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि मैं पिता बनना चाहता था। मैं समझा कि तुम में कमी है, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। सीमा, मुझे क्षमा कर दो प्लीज़। तभी सीमा के पति अजय गाड़ी लेकर उसे लेने आ गए और उसकी 5 वर्षीय बेटी दौड़कर उससे लिपट गई, मम्मी मम्मी कहते हुए। सीमा, ये तुम्हारी बेटी? हाँ विवेक, बदलाव की एक हद यह भी है। इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं अजय। सीमा, जल्दी चलो, हमारी टिकट बुक है और हम लेट हो रहे हैं। कहते हुए अजय उसे खींच ले गए, बिना विवेक की तरफ कोई ध्यान दिए। हाँ, यही सच है। सीमा उनके साथ गाड़ी की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए सोच रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।